जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह आज फिर से एक बार यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति निकल चुकी है, फॉर्म उसके निकल चुके हैं। 27 तारीख से आपके फॉर्म पढ़ने शुरू हो जाएंगे। 27 दिसंबर से इसके फॉर्म आपके पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 27 दिसंबर। एक सेकंड, हाँ, 27 दिसंबर से आपके फॉर्म पढ़ने चालू हो जाएंगे। 16 जनवरी तक आपके फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कितनी कैटेगरी वाइज सीट है, कब से कब तक फॉर्म पड़ेगा, ठीक है, कब आपके एग्जाम डेट आने वाले हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट कितने होने वाली है, छूट उम्र में क्या छूट मिला है, क्या नहीं मिला है, कितने उम्र होने वाला है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, सभी चीज़ें इसी एक वीडियो में देखा जाएगा। आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरी विज्ञप्ति आपके सामने आज हमने खोल कर रख दिया है। चलो इसे देखते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। देखिए, तो पहले तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती महिला या फिर पुरुष सबके लिए फॉर्म ही निकला हुआ है। महिला या पुरुष सबके लिए फॉर्म निकला हुआ है। इसका वेतनमान आप देख सकते हैं। आपका ग्रेड पे जो आपका होगा 52 से 20,200 रुपये। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए, ये आपकी सीटें यहाँ पर हैं। इस सीटें को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सीट को समझना बहुत जरूरी है कि सीट आपका अनरिजर्व मतलब UR के लिए आपकी सीट कितनी है, 24,102। EWS के लिए सीट कितनी है, EWS के लिए सीट आपकी कितनी है, तो EWS के लिए आपकी 6,024 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 16,264 सीट है। SC के लिए आपका 12,650 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1204 सीट है। टोटल मिला के आपको 60,244 सीट। एक बहुत ही बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जा रहा है और ये चीज़ जानिए, बहुत ही तेज भर्ती होने वाली है। 27 से फॉर्म पड़ेगा, 16 जनवरी लास्ट डेट होगी और 11 फरवरी को एग्जाम। मात्र 1 महीने, 2 महीने का समय दिया जा रहा है। आपको एग्जाम भी कराना है, फॉर्म भी डालना है, सभी की सभी चीज़ें। तो आप लोग फॉर्म डालिए, फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक डालिए, गलती मत करने की कोशिश करिए। हाँ, टाइम आपको फॉर्म डालने का काफ़ी दिया गया 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक, लेकिन क्योंकि आप डेली फॉर्म भरने में बिजी नहीं रह सकते हैं, आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसलिए आप सभी लोग फॉर्म डालते समय एक बार में ही फॉर्म को क्लियर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, समय बिल्कुल आप समय जान लीजिए। इतना समय आपके लिए उपयोगी हो चुका है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते। आप लोग खुद उसका अंदाजा आपको जानते होंगे। खुद आपको समझिए हो कि कितना ज़रूरी हो चुका है आपके लिए समय इस समय। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें जो ज़रूरी है उन्हीं की बात करेंगे हम लोग। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी, 16 तारीख होगी और 18 तारीख तक शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस कितनी रखी गई है, तो जनरल के लिए 400 रुपये फीस आवेदन शुल्क रखी गई है। कितना? 400 रुपये इसकी आवेदन शुल्क रखी गई है। ठीक ना, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें तो आपको ज़रूरी नहीं है, ये सभी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होती हैं, इसमें कुछ नहीं। हाँ, ये देखिए, शैक्षिक अर्हता में क्या मांगा है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और 10वीं नहीं, 10वीं के साथ साथ 12वीं भी होना चाहिए। केवल 10वीं से नहीं होने वाला है आपको। इंटर की बस सिंपल से जानिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप केवल UPP का फॉर्म डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है, आगे अगर देखा जाए इसमें, तो आगे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए, यहाँ पर सबसे मेन उम्र को लेकर चर्चा थी कि उम्र में छूट मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार छूट देगी, लेकिन उम्र में किसी भी प्रकार को जनरल को छूट नहीं मिला है। ठीक है, जनरल में देखिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं और 18 से 22, सिंपल देखिएगा, 18 से 22 साल तक के लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। अगर 2 जुलाई 2023 को आप 22 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, देखो सिंपल से दिया है, आपकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और मतलब, और ये 18 वर्ष प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा चीज, 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आप 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 22 साल कब से कब तक लिया जाएगा, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक। अगर 2 जुलाई 2005 आपका जन्मतिथि है, देखिए सिंपल समझने की कोशिश करिएगा। आपका जन्मतिथि अगर कितना है, एक सेकंड एक सेकंड, बस आपको समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से, जहाँ दिक्कत ना हो बिल्कुल। ठीक है, जब आपकी जन्मतिथि, देखिए जन्मतिथि 2 जुलाई 2005 अगर है, क्या है, 2 जुलाई 2005, तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। 2 जुलाई 2005, 2 जुलाई 2006, जो भी हो 2 जुलाई के बाद, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 10 जुलाई, जो भी हो, अगस्त हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर 2 जुलाई 2005 के बाद आपकी जन्मतिथि है तो फॉर्म आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। फिर सुनिएगा,
आगे यदि 2 जुलाई 2001, ठीक है, 2 जुलाई 2001 से पहले की जन्मतिथि आपकी है, तब भी आप जनरल में फॉर्म नहीं डाल सकते। और जनरल पुरुष की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? जनरल पुरुष की बात हो रही है। 2 जुलाई 2001 से पहले की जन्मतिथि है, तब भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। 2 जुलाई 2005 की बाद की जन्मतिथि है, तब भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। मतलब जन्मतिथि आपकी कब तक होना चाहिए? जन्मतिथि आपकी 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। और 2 जुलाई 2002 तक, सॉरी 2001 तक, ठीक है, आप वैलिड हैं, ठीक ना, वैलिड हैं आप। चलो, मतलब आप 1999 के हैं, 98 के हैं, 2000 के हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल से जानिएगा, अगर आपकी जन्मतिथि कितनी है, 2000 है, 99 है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप 2001 में भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है, तो आप तब भी फॉर्म नहीं डाल सकते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अगर आप हैं, तब भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, अगर 2001 में पैदा हुए हैं आप। आपकी जन्मतिथि 2000 है, 2001 है, लेकिन आपकी बर्थडे जो डेट पड़ता है बर्थडे का, वो अगर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक आती है, तब भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। सिंपल से कोशिश करिएगा। अब महिला के लिए देखिए, महिला के लिए छूट दिया गया 25 साल की, ठीक है। महिला के लिए आपकी एज क्या रखी गई है? तो महिला के लिए एज रखी गई है आपकी 25 साल, ठीक है। 25 साल रखी गई है महिला के लिए, सिंपल से जानिएगा, जनरल महिला के लिए 25 साल रखी गई है, ठीक है। और ओबीसी, ईडब्ल्यू, ओबीसी के लिए आपकी एज क्या है? ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपकी 27 वर्ष रखी गई है। कितना वर्ष रखा गया? 27 वर्ष रखा गया है, ठीक ना। आगे देखा जाए, आगे जो जरूरी है बस उसी की बात करेंगे हम ज़्यादा, ठीक है। शारीरिक शारीरिक चीज़ें अगर बात करें, तो शारीरिक पहले हमें पेपर निकालना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग केवल पेपर की बात करें, और चीज़ें बाद में होंगी। देखो, पेपर हमने जैसे पहले एग्जाम में बताया था, एकदम सेम उसी एग्जाम पे होने वाला है। 2 घंटे की पेपर होगी आपकी। कितने घंटे की? 2 घंटे की पेपर होगी। 150 प्रश्न होने वाले हैं। 2 घंटे की पेपर होगी, 150 प्रश्न होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन पे 300 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 300 नंबर। और हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको कितना पॉइंट? 0.05 आपको काट दिए जाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, मतलब 150 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से कितने नंबर? 300 नंबर के पेपर होने वाले हैं। गलत क्वेश्चन के लिए, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके 0.05 नंबर कटने वाले हैं, ठीक ना, 0.05, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे इसमें क्या क्या है? आगे इसकी आपका जो सिलेबस है, 4 विषय को शामिल किया गया है। कितने विषय को? 4 विषय शामिल किया गया। सामान्य ज्ञान को, जीएस को रखा गया है, हिंदी को रखा गया है, और रीजनिंग को रखा गया है, मैथ को रखा गया है। सिंपल से बस जानिएगा, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, ठीक है। जीएस में हमने पहले बताया कि जीएस में सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका होने वाला है? करंट अफेयर का पोर्शन होने वाला है जीएस में, ठीक है। आगे बढ़ जाया जाए, आगे अगर देखा जाए, ओमार शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और कुछ देखिए, कुछ चैनल वाले कह रहे थे नहीं 11 फरवरी एग्जाम नहीं होगा, ये फर्जी दिया है, आर को दिया है। कुछ बड़े बड़े चैनल थे, तो बड़े बड़े चैनलों का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। आप लोग अच्छे से जानते होंगे किस कौन सा चैनल था जो कह रहा था कि नहीं 11 फरवरी एक आर का ये उठा के दे दिया। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत था। इसलिए हमने अपने दूसरा वीडियो जरूर बनाते अगर वो गलत होता तो, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए इसमें, और फिर दिया है कि लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में, मतलब सिंपल जानिए, अभी तक परीक्षा एक पाली में होगी, ठीक है। एक दिन में एक पाली में होगी, अभी तक तो यही है। देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। मतलब अगर बच्चे की संख्या, फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या कम है, फॉर्म अप्लाई करने वाली संख्या अगर कम है, तो एक पाली में एक दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो अलग अलग दिन में, अलग अलग पालियों में, 1 से 2 पालियों में पेपर होने वाला है। और जब ऐसा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी। क्या होगी? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब किसी का पेपर ज़्यादा टफ होता है, तो उसको नंबर बढ़ जाते हैं, जिसका पेपर आसान होता है उसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आपका सामान्यीकरण का, आपका नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी जब एक से अधिक पालियों में पेपर होगा, या फिर एक से अधिक दिनों में पेपर होगा, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, आगे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें बस देखना है मुझे। हाँ, अब ये देखा जाए, हम लोग 300 नंबर तो केवल किसका हो गया? 300 नंबर तो केवल लिखित परीक्षा का हो गया, ठीक है। लिखित परीक्षा का 300 नंबर हो गया। और चीज़ें क्या है? अब देखिए, शारीरिक परीक्षण भी कुछ होता है आपका। क्या होता है? शारीरिक परीक्षण। जब आप लिखित परीक्षा सफल होते हैं, तो आपकी शारीरिक परीक्षाएं होंगी। क्या होंगी? शारीरिक परीक्षाएं होंगी, ठीक है। आपको सबको पता है कि शारीरिक परीक्षाएं होती हैं।
तो उसमें भी देखिए आपको क्या होना चाहिए भैया, जिनकी भी हाइट 168 नहीं होती है तो भैया 400 रुपया बर्बाद मत करिए, ठीक है। और अपना पेपर दे के अपना समय न बर्बाद करिए। आप जो भी चीज़ें और पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं उसको पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आपकी ऊंचाई, अगर हाइट आपकी 168 से कम है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो छठ ही जाने हैं कब, जब आपके दौड़ होते हैं। जब दौड़ आपके होंगे तो आपके छठ हो जाने हैं। एक चीज़ और, चाहे आप सामान्य वर्ग के हों, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के लिए हैं, सभी पुरुषों के लिए हाइट कितनी है, 168 सेंटीमीटर फिक्स रखी गई है। चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे आप ओबीसी हो, कोई भी हो, चाहे, ठीक ना। लेकिन वही चीज़ महिलाओं के लिए अलग होती है। महिलाओं के लिए कितना रखा गया है, नहीं, एक चीज़ और देखिए, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए बस हाइट 160 रखा गया है, लेकिन और सभी के लिए कितना है, 168 है, ठीक है। अगर सीना की बात करें, चेस्ट की बात करें पुरुषों की, तो आपकी कितनी है, 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए। और जब आप केला खा के फुला लेते हैं अपने सीने को तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखो, जो बच्चे अपने सीना को नहीं फुला पाते हैं तो जिम हम ज्वाइन कर ले, अपने दोस्तों का सलाह ले ले कि कैसे सीना कुछ फुलाएं हम, ठीक है। क्योंकि आप अगर फुला नहीं पाते हैं, अब फुलाने पे 84 सेंटीमीटर नहीं होता है तो अब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक ना, बाहर कर दिया जाएगा। चलो हो गया। तो आपकी लंबाई कितनी, 168 सेंटीमीटर, और सीना बिना फुलाए 79, या फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए टिप्पणी दिया है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अगर आप सीना नहीं फुला पा रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तब भी आप फॉर्म मत डालिए, या फिर ट्राई करिए सीना को कैसे फुला पाएंगे। अब देखिए महिला अभ्यर्थी की बात करते हैं। महिला अभ्यर्थी की लंबाई कितनी रखी है, मात्र 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और एसटी महिलाओं के लिए आपका 147 सेंटीमीटर रखा है, 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो महिला के लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, 152 सेंटीमीटर हाइट बस, ज़्यादा नहीं रखा गया है। और एक चीज़ और, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अगर वो फूंक देने पे उड़ जाने वाली महिला है तो उनको भर्ती में नहीं रखा जाएगा, क्यों, एक बार फूंक मारा, कोई उड़ गई, आधी आया उड़ गई, तो उनको पुलिस में नहीं लिया जाएगा भाई। पुलिस के लिए एक ज़बरदस्त महिला होनी चाहिए, जो कम से कम 2-3 गुंडियों से लड़ सके, ठीक है। तो कम से कम कितना, 40 किलोग्राम क्या होना चाहिए, उनका वजन होना चाहिए। तो भैया खा पी के एकदम पराठा, आलू का पराठा, ठंडी का महीना है, दबा के खाइए आलू आलू, ठीक है, जिससे आपका वजन कम से कम 42-45 किलो हो जाए, वजन जब उस समय नपैया हो आपका, ठीक ना, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल फार्म भरिए। अगर वजन आपका कम है तो एकदम आलू उलू उबाल के खाइए, एकदम दनादन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दबा के खाइए, भात खाइए, आलू खाइए, ठीक है। आगे देखा जाए, ठीक है। और चीज़ और देखिए, दौड़ जो आपको ज़रूरी है, पुरुषों के लिए दौड़ कितना है, 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, कितना में, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। मतलब पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, कितने में, 25 मिनट में। और वहीं पे गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, लेडीज के लिए क्या हो जाएगा, लेडीज के लिए 2.4 किलोमीटर, ठीक है, वो भी कितने में, आपका 14 मिनट में, ठीक है ना, 14 मिनट में। चलिए, तो रनिंग वनिंग तो बात की बात है, पहले आप लोग पेपर निकालिए, ठीक है, पहले पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखा जाए, चयन तथा अंतिम योग्यता, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है। आरक्षण आयु सीमा छूट पहले बता दिया गया, जो आपकी थी, ठीक है। आरक्षण आयु सीमा आपको पहले बता दिया गया। अब एक चीज़ और है कि आप लोग देखो, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 10% दिया गया है, तो सबको पता है, ठीक है। हाँ, चलो इसमें और कुछ चीज़ें जो हैं आपको बता दिया जाए। देखो, यहाँ पे हमने देखा लंबवत आरक्षण में क्या मिला है, तो पहले तो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट मिल गई है, ठीक है। उन्हें आपका जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, लेकिन तभी छूट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखा जाए, अनुसूचित जनजाति के लिए, चाहे पिछड़ा वर्ग, सबके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं मिला है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं मिला है उम्र में, ठीक है। और लेकिन अगर जो भी फ़ायदा उन्हें लेना है उसके लिए उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप 4 बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और आरक्षण क्या, क्षैतिज आरक्षण में देखिए क्या मिला है, आपके जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको 2% का छूट मिलने वाला है। आयु में छूट नहीं मिला है इनको, ठीक है, आयु में छूट नहीं मिला है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपको 5% छूट मिलने वाला है। उम्र में भी 3 वर्ष का छूट आपको मिला है, ठीक है। अगर आप होमगार्ड हैं, क्या है, अगर प्रेजेंट टाइम में आप होमगार्ड हैं, आपको अगर देना है यूपीपी का कांस्टेबल की भर्ती देना है, तो आपको 5% की छूट मिलेगी, लेकिन उम्र में कोई छूट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए,
महिला है तो महिला में 20% का छूट मिलने वाला है, इसलिए हम कहते हैं देखो महिला अगर आप हैं आपको 20% का छूट मिलने वाला है, इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को यूपीपी बहुत ही आसान होती है, इसलिए कहते हैं हम उस दिन पिछले वीडियो अगर हमने अगर बनाया था तो हमने बताया था कि महिलाओं के लिए भर्ती बहुत आसान होती है, क्योंकि महिलाओं को देखिए 20% का क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है। 20% कम नहीं होता है बच्चा, पूरे 60,000 से अगर 20,000 आप निकालोगी, ठीक है, सॉरी 60,000 का पूरा 20% आप निकालोगे तो 12,000 वैकेंसी केवल आपके लिए होती है उसमें से, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे 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 क्या चीज़ जरूरी है आपके लिए, बस उतने चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, फालतू चीज़ बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चलो चलो इसमें अब कुछ है नहीं, सब चीज़ें बता दी गई हैं, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। अब एक बार देखिए, आप लोग इसमें से विकल्प एक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान वगैरह छोड़ो, ये सब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं इसमें छोड़ दे, सब तो दुकानदार बता देगा आप लोग को, ठीक है। चलिए चलिए और कुछ ज़रूरी नहीं है आपके लिए, जितना था ज़रूरी है उसे हमने बता दिया। हाँ, यहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हैं, एक ही बार में हमने बताया कि आप पूरे एक वीडियो में सभी चीज़ को देख सकते हैं। आप सिलेबस को आप लोग क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जो एक साथ पूरा सिलेबस दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सामान्य ज्ञान का सिलेबस रखा गया है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पक्का ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक जगह। और जब भी जहाँ पे आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सिलेबस का पूरा आप लिख के सिलेबस को अपने पास दीवार पे या बोर्ड पे कहीं भी लगा के रखिए, जिससे आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो ये तो सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस हो गया। फिर हिंदी का ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में क्या क्या आने वाला है, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण आने वाला है, तत्सम तद्भव विलोम, ये सब आने वाले हैं, रस छंद अलंकार मुहावरा सब के सब आने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्रिया काल विशेषण लिंग वचन कारक सब के सब आने वाले हैं, ठीक है। पुरस्कार हिंदी भाषा मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं सब आने वाले हैं। तो समान हिंदी का सिलेबस आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में आप लोग जो जो आने वाला है, देखिए आपका सब अर्थमेटिक आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज लाभ हानि अनुपात समानुपात डेसिमल, ठीक है। मेंसुरेशन आने वाला है फिर आपका, ठीक है। ये सभी के सभी आने वाले, समय और कार्य आने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो सभी ये आपका मैथ का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, और भी चीज़ें आपकी होती हैं। और फिर आपका देखिए आपका मानसिक अभिरुचि में आपका जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक है। हाँ, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सिलेबस को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आप लोग देखिए रीजनिंग का आपको ले लीजिए, यहाँ पे समरूपता है, खाली स्थान बनना, विश्लेषण करना, समस्या सुलझाना, ठीक है, पर्यवेक्षण संबंध, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें कुछ है नहीं। चलो तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा पसंद आ रहा है तो। अगर पसंद आया हुआ हो, आपके लिए ये जानकारी अच्छी रही हो, तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। सिलेबस का स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे आप लोग, जो आपको अपने जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस टेबल पर पढ़ रहे हो उस टेबल के सामने रखा हो, जिससे आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस से बाहर का मत पढ़िए, ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, वीडियो कैसा लगा